तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की लाइव क्लासेस में बच्चों। तो आज आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे थे अध्ययन हमारे चारों ओर के जो भी पदार्थ है उनके बारे में। यस, हम लोगों ने जाना ठोस, द्रव, गैस क्या होता है अब तक के लेक्चर्स में। अगर आपको नहीं पता है कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, प्लीज गाइस पिछली जो क्लासेस थी उसको जरूर विजिट कीजिए। हो सकता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा हो और कुछ नया जानना चाहते हो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो वो लेक्चर्स आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा है पदार्थ के बारे में, उनके गुणों के बारे में, कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और आज क्या सीखेंगे हम? आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। हाँ जी बच्चों, तो आज हमें क्या करना है, यह जानना है कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे करता है। क्योंकि होता क्या है बेटा, आप सबने एक बात तो सीख ली है, हमारे पास में पाया जाने वाला पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो बेटा होता क्या है कि जो ठोस होते हैं उनके जितने भी अणु होते हैं, जितने भी कण होते हैं आपस में बंधे हुए होते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने भी ठोस होते हैं, उनके कण आपस में काफी ही मजबूती से बंधे हुए होते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, अगर आप यहाँ पर किसी लिक्विड या द्रव को देखिए तो द्रव जो होते हैं वे कैसे होते हैं, लूज होते हैं। लूज यानी कि उनके जो आपस में बेटा बॉन्डिंग होता है उतना मजबूत नहीं होता जितना आप ठोस में देख सकते हो। देख लीजिए, ठोस में बिल्कुल सभी के सभी जो कण हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन लिक्विड यानी कि जो हमारे द्रव होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता। और गैस की तो और भी हालत खराब है। तो आप देख सकते हो कि तो इनके तो बंध जो है वो ऐसे बंधे हुए हैं कि काफी दूर दूर है। तो हमने यहाँ पर इतना तो सीख लिया था कि हमारे जो पदार्थ के कण होते हैं ठोसों में बहुत मजबूती से, द्रवों में थोड़ी कम मजबूती से, और द्रव बेटा जो गैस होते हैं उनमें काफी ही कम मजबूती से यानी बहुत ही दुर्बल स्थिति में वो बंधे होते हैं। तो इनका आज की क्लास से क्या लेना देना, आइए हम लोग जानते हैं। उसके पहले भाई सावन का महीना शुरू हो चुका है आप सभी का, आपको पता होगा ये बात। हमारे सबके यहाँ पर सावन जो है उसको बहुत पवित्र माना जाता है, शिव जी की कृपा बरसती है अगर कहा जाता है कि आप हर सोमवार उपवास करते हो तो बेटा आज की जो तारीख में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन सा मानसून धमाकेदार सेल। ये सेल आपके सभी कोर्सेज पर आपको 40% ऑफ देता है। यानी अगर आप आज की डेट में या कल की डेट में कोई ऐसा खरीदते हो, मतलब मान लीजिए कोई कोर्स खरीद लिया आपने, तो कोर्स खरीदने के जो भी पैसे होंगे उस पे बच्चा आपको 40% की छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्स है आपका 7 या 8 हज़ार रुपए का, तो क्या होगा, वो 8 हज़ार वाला जो कोर्स है उसका 40% आपका माइनस होकर के आपको सिर्फ बेटा 60% का ही प्राइस देना पड़ेगा। मतलब वो 8 हज़ार में नहीं मिलेगा, वो मतलब मिनिमम मान लीजिए कि 2-3 हज़ार कम में मिल जाएगा आपको बड़े आराम से। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन सा फायदा होने वाला है। और फायदा अगर है तो भाई उठाइए लाभ, जितना जल्दी खरीद सकते हो खरीद लीजिए। और आपके टॉपर बनने का फिर बेटा सफ़र जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप बहुत ही एक अच्छे तरीके से नई जगह पे नई चीज़ें सीख सकते हो। होता क्या है, हमारे बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते या कुछ इशू हो जाता है, उन्हीं के लिए बेटा आप कह सकते हो कि ये 40% ऑफर आपको दिया जा रहा है ताकि आप खरीद सके और साल भर बिना रोके टोके बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सके। और पढ़ाते हैं आपको आपके टॉप टीचर्स, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई क्या करना है आप सभी को जल्दी जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, या बेटा आप क्या कर सकते हो, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 0124715850 पर। यह ऑफर सिर्फ कल तक है यानी कि 17 जुलाई संडे तक ही है। तो आप सभी लोग जरूर क्या करिए, सभी के सभी ट्राई कीजिए कोर्स खरीदने का, वो भी कम दाम पे। ठीक है, चलो भाई, तो ये थी तुम्हारी आज की छोटी सी अनाउंसमेंट। डिडिंग डिंग डिंग डिंग। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे जो ठोस होते हैं वो देख लीजिए किस तरीके से आपस में मजबूती से बंधे हुए होते हैं।
द्रव थोड़े से दूर दूर होते हैं, इनके बीच का जो बंध होता है, इनके बीच की जो मजबूती होती है, इनके कणों के आपस में जो प्रेम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और गैसों की बात थी, छोड़ दीजिए, गैस तो मतलब देखिए कितना दूर 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 गति करती रहती है। तो इनका आज के टॉपिक से क्या रिलेशन, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि आज हम समझने वाले हैं कि पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्विच कैसे करता है। यानी कोई वस्तु, कोई पदार्थ ठोस प्रकृति में या ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो किस प्रकार से वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, यह हमें सीखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। तो होता क्या है, आप सभी को एक चीज तो दिमाग में होगी कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी अवस्था में परिवर्तन के माध्यम से बदल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं किसी भी बर्फ की। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका पानी है। अच्छा मुझे बता दीजिए, क्या पानी हमारे पास में हमने 3 अवस्थाओं में देखा है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स हमने पानी को इसकी 3 अवस्थाओं में देखा है। जब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं तो पानी जो होता है वो बर्फ के रूप में होता है क्या, है ना? जब हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं जमाने के लिए तो भाई पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा, हमने पानी को पानी के रूप में यानी कि द्रव अवस्था में देखा है। तो बर्फ कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था होती है। और मुझे एक बात बताइए, जब हम पानी को उबालते हैं, जब चाय बनाते हैं या जब आपको बीमारी हो जाती है और मम्मी गरम गरम पानी पिलाती है, तो क्या आपने पानी के ऊपर भाप देखी है? अगर हाँ तो बेटा भाप भी पानी का ही रूप होता है जो कि गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा हमारे पास में कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। एक होती है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैसीय अवस्था। लेकिन ये हुआ कैसे हमारे पास में जो पानी था वह ठोस भी बन गया, वह द्रव में भी परिवर्तित हो गया और वह गैस में भी परिवर्तित हो गया। यह थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना कि हमारे दिमाग में एक चीज तो आई नहीं यार, हमने भी कभी नहीं सोचा कि ये हुआ कैसे। तो इतनी तो लॉजिकली चीज अपने को पता है कि अपन अगर पानी को गर्म करते हैं तो भाई वो भाप में बदल जाता है ना? अगर मैं मान लीजिए एक बर्तन लेती हूँ, मान लो ये मेरा बर्नर है। बर्नर समझते हो ना? बर्नर समझते हो, जिसमें से आग निकलती है, ठीक है? तो मान लीजिए ये मेरा कोई बर्नर है और ये कोई स्टैंड है, ठीक है? और इस बर्नर से क्या निकल रही है? आग निकल रही है और ये इसका स्टैंड है, ठीक है? सुभद्रा मैम की राइटिंग को माफ चूक, भूल चूक जो भी, ठीक है? चलो, तो भाई बर्नर से क्या निकल रही है? आग निकल रही है। और बर्नर से जब आग निकल रही है बेटा, तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखा? इसके ऊपर रखा है हमने एक बर्तन। तो मान लीजिए कि हमने इसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है और वो बर्तन जो है बेटा, उस बर्तन के अंदर हमने क्या रख दिया है? उस बर्तन के अंदर हमने रखा हुआ है पानी। समझ रहे हो हमने क्या रखा है? हमने एक जाली रखी है, उसके ऊपर क्या रखा है बेटा? हमने एक बर्तन रखा है जिसमें डाल दिया हमने पानी। तो मुझे बताइए, क्या जो पानी है वह भाप के रूप में बदल जाएगा क्या? क्या पानी को गर्म करने पर, है ना, हमने क्या किया? पानी को गर्म किया। तो पानी को गर्म करने पर वो क्या होता है? भाप रूप में बदल जाता है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है। तो हमने क्या करा? हमने यहाँ पर पानी को गर्म किया। गर्म करने का मतलब क्या होता है बेटा? गर्म करना मतलब कि क्या होता है बेटा? इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा प्रदान करना। ध्यान से बेटा, ऊष्मा प्रदान करना। ओके, अब हमारे पास में बहुत सारे बच्चे जो है वो तापमान और ऊष्मा को एक जैसा मान लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि टेम्परेचर और ऊष्मा बिल्कुल सेम टू सेम है। कोई है ऐसा जिसको बिल्कुल लगता हो कि ऊष्मा और तापमान सेम है? जरा हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो। अरे भाई, कोई है ऐसा जिसको लगता है कि मैम ऊष्मा और तापमान सेम है, हमने यहाँ पे क्या किया? ताप बढ़ा दिया? नहीं बेटा, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या होती है?
ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जो नए हैं, जिनको पहली बार पता चल रहा है, ऊष्मा एक एनर्जी है, लेकिन तापमान क्या करता है, वो इस ऊर्जा की माप करता है कि हमारे पास में कितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी कि हमारा जो पानी है वो भाप में बदल जाए। ठीक है, हमको कितनी ऊर्जा और देनी पड़ेगी, कितनी ऊष्मा और प्रदान करना पड़ेगा कि जो पानी है वो किस में बदल जाए, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाए। ओके, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक चीज नोटिस करी कि जब मुझे पानी से भाप में बदलना था, हमने क्या नोटिस करा बेटा, जब हमें वस्तु को पानी से भाप में रूपांतरित करना था तो हमें क्या देना पड़ा बच्चा, हमें देना पड़ा उसे ऊष्मा। हम क्या कर रहे हैं, पानी को क्या दे रहे हैं बेटा, पानी को हमने क्या करी, ऊष्मा दी। तो जब हमने पानी को ऊष्मा प्रदान करी तो वो क्या हो गया, भाप में बदल जाता है। अच्छा, तो क्या बर्फ को ऊष्मा देने पर, बताइए मुझे, अब आप बताइए, क्या सेम टू सेम बर्फ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो बर्फ किस रूप में बदलेगा, बताइए मुझे। अगर मैं बर्फ को ऊष्मा दे रही हूं या बर्फ को मैंने एक्स्ट्रा ऊर्जा दी, मैंने क्या किया, बर्फ का तापमान बढ़ा दिया, तो अब मुझे बताइए क्या यह जो बर्फ है उसकी अवस्था बदलेगी या नहीं बदलेंगे? यही क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं बेटा, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, आपको घुमा रही हूं मैं। अब मुझे बस सीधा सीधा जवाब दीजिए कि अगर मेरे पास में बर्फ को मैं ऊष्मा देती हूं, मैंने फ्रिज में से बर्फ निकाल के एक कटोरे में रख दिया, मैंने क्या किया, बर्फ निकाला फ्रिज में से एक कटोरे में रख दिया, और कटोरे में रखने के बाद मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूं, मैं एक ही प्रश्न पूछ रही हूं, और वो प्रश्न क्या है बेटा, वो प्रश्न है कि क्या बर्फ पिघल जाती है, हाँ या ना में जवाब दो। ऑफ कोर्स बर्फ जो है वो पिघल जाती है। क्यों पिघल जाती है, क्योंकि हमारे वातावरण का तापमान ज्यादा होता है, हमारे आसपास के वातावरण का तापमान ज्यादा होता है, और बर्फ वो तापमान लेकर के क्या होती है, पिघल जाती है। तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर में फ्रिज से निकाली हुई जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। तो बेटा सोचने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि बर्फ से पानी कैसे बन गया, कैसे ऊष्मा प्राप्त करके बर्फ जो है वो पानी के रूप में बदल गई। कौन इसमें दिमाग लगाएगा? थोड़ा सा सोचो, अपना जो स्क्रू था, जो ढीला था, उसको थोड़ा तगड़ा करो और सोचो कि यार जो हमारे पास में बर्फ थी वो बर्फ ऊष्मा लेकर के पानी में, और सेम टू सेम पानी भाप में कैसे बदला? क्यों क्यों क्यों? रीजन बेटा, क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन मार्क है। व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हुआ, क्यों? चलो, तो बस बेटा यहीं पर आप अटक गए, और अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हमने क्या देखा कि ऊष्मा बदल कर या ऊष्मा देकर, या आप उसको समझ लीजिए कि तापमान को बदलकर हम किसी भी अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे एक सबसे सड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ही सड़ा सा एग्जाम्पल है। सब लोगों ने ना घरों में देखा होगा मम्मी लोगों की ज्वेलरी, सोने की, चांदी की, है ना, मम्मी लोग इतनी मस्त मस्त ज्वेलरी पहनती है। जब आपको पता है कि सोना चांदी ठोस है, खुद सोचो, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ तुमको एग्जाम्पल दे रही हूँ, और तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर पे मम्मी के गले के अंदर बढ़िया सोने का हार चमक रहा है। मम्मी के गले में सोने का हार नहीं होगा तो चलो बेटा, बिछिया तो मम्मी लोग पहनती है, बिछिया पहनती है ना, बिछिया, अरे जो मम्मी लोग पैर में पहनती है, पायल, पायल तो जानते हो, लड़की के बारे में नहीं बोल रही हूँ, फिर बता दे रही हूँ मैं, पायल, पायल है ना, छुन छुन छुन, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, वही वाला पायल। तो वो कैसे बन गया? जवाब है पिघलाकर। वाओ, एग्जैक्टली। हमने क्या किया, हमने चांदी को गर्म किया, पिघलाया और एक छाछे में डाल दिया। यही होता है क्या? यही होता है क्या? हम जब भी सोना चांदी लोहे से कुछ बनाना चाहते हैं तो पहले हम उसको गर्म करके पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद उसे एक छाछे में डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे बन जाता है एक बहुत बेहतरीन सा हमारा कोई भी बर्तन, मनचाहा आकृति, मनचाहा आकार जो हमें चाहिए होता है।
तो एग्जैक्टली बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनना। किसी भी ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, अब क्यों ऐसा होता है, मैंने कहा था, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ऐसा होता है कि बर्फ का तापमान या बर्फ को उष्मा देने पर बेटा वो क्या हो जा रही है, वह पानी में बदल जाती है। जरा आप ध्यान से सुनना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों हो जा रहा है कि बर्फ से बर्फ उष्मा लेकर के पानी में बदल जाती है। चलो मान लो मेरे पास में एक बर्तन है, मान लो बर्तन है, माना हमारे पास में एक बर्तन है। चलो तो भाई बर्तन के अंदर मैंने ढेर सारी बर्फ रखी है। चलो तो बर्फ समझ लो कि ये बर्फ है, अपने पास में ढेर सारी ऐसी बर्फ रखी हुई है, ठीक है। चलो तो भाई ढेर सारी बर्फ अपने पास में पड़ी हुई है इस प्रकार से, और ये रही अपनी बर्फ। ओके चलो, अब ठोसों का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट किसी का पल्ले पड़ा क्या? हम लोगों ने एक चीज देखा है कि हमारे जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, गतिमान होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। ये बात हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम लोगों ने चैप्टर सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में एक चीज सीखी थी कि हमारे जितने भी ठोस होते हैं या जितने भी द्रव होते हैं, जितने भी गैस होते हैं, उनके कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो मैंने क्या किया, एक बर्तन के अंदर बर्फ रखी हुई है। अब बेटा मैंने इसमें से एक बर्फ का टुकड़ा निकाला। बच्चों ध्यान से, मैंने ना एक ही बर्फ का टुकड़ा निकाला और मैं ज्यादा बर्फ के टुकड़े की बात नहीं कर रही। और ये रहा मेरा बर्फ का टुकड़ा, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया ताकि तुम लोग देख सको, है ना। ये जूम करने के बावजूद छोटा दिख रहा है, अपन इसको और बड़ा करेंगे, अपन इसको और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं बेटा। चलो तो भाई ये है बर्फ का टुकड़ा। अब इस बर्फ के टुकड़े को अपन क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, मेरे बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमको पता है हमारे कण बंधे हुए हैं। अब इन बंधे हुए कणों के अंदर जब आप ऊष्मा प्रदान करते हो, ये ठोस है, बर्फ क्या है बेटा, बर्फ जो होती है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। बर्फ कैसी है, ठोस होती है, और पानी जो होता है वो द्रव रूप में होता है। तो जब मैंने इसको ऊष्मा प्रदान करी, मैंने यहाँ पर क्या करी बेटा, यहाँ पर आग लगा दी, मैंने क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, मैंने ऊष्मा बढ़ा दी। तो जब मैंने तापमान में वृद्धि कर दी, मैंने ऊष्मा दी, मैंने ऊर्जा दी, तो क्या होता है बेटा, ये जो कण है बर्फ के अंदर की, ये बर्फ की टिकड़ी है, ये सिंगल बर्फ है, जो छोटी सी बर्फ होती है ना, ये उस बर्फ के कण है पानी के, वो जमे हुए हैं बेटा। जब मैंने ऊष्मा प्रदान करी, मैंने क्या करी, अतिरिक्त ऊर्जा दे दी। मैंने क्या करी, मैंने ऊष्मा दी, तापमान बढ़ाया, इसका मतलब होता है मैंने कणों को अतिरिक्त ऊर्जा दे दी। और जब मैंने ऊर्जा दे दी बेटा, तो ये जो कण होते हैं इनको क्या मिल जाती है, इनकी ऊर्जा बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इसको हम जानते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, कण जो होते हैं वो और तेजी से वाइब्रेट करते हैं, और तेजी से कंपन करते हैं, भागेंगे इधर उधर, तो वो क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ जाती है। तो क्या होगी बेटा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई, क्या एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई। और अब गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि हो जाती है तो कण और तेजी से वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। अभी बताया मैंने कि भाई अगर मैंने एक बार ऊष्मा दी तो तुम्हारा एक बताया था ना, एक कमरे में हाल क्या होता है, अगर मैं एक बंद कमरे में बहुत सारे कणों को रख दूंगी और मैंने नीचे से आग लगा दी भड़बड़ा करके, तो क्या होगा, जो कण थे वो क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे। अरे भाई कण क्या हो गए, इधर उधर भागेंगे कि नहीं, गर्मी मिल गई उनको, झटका लगेगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे इधर उधर। तो बेटा होता यह है कि वो बहुत तेजी से कंपन करते हैं, और ऊष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर जाती है। यानी कि इसको ऐसा समझो, हमारे जो कणों के बीच जो पहले ठोस में आकर्षण बल था वो टूट जाता है।
बहुत साधारण शब्दों में समझो बेटा कि अब मेरे पास में जो कण थे जो पहले मस्त एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बंधे हुए थे बेटा, अब ये जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन कणों को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाने के कारण ये कण बिखरने लगते हैं। इनका आकर्षण बल जो होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। क्या होता है, इनका जो आकर्षण बल है बेटा, ऑब्वियस सी बात है हम अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं तो कण क्या करते हैं, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उष्मा के माध्यम से। तो उष्मा ये अवशोषित किए और क्या करेंगे, जो कण होते हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, इधर उधर बेटा क्या करने वाले हैं, वो वाइब्रेशन होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे गतिमान हो जाएंगे और फिर जो भी हमारे कण के बीच का जो आकर्षण बल था वो क्षीण हो जाता है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास में कोई हम लोगों ने, अब समझो इसको कि मान लो आप आपके दोस्तों के साथ में हाथ पकड़ करके पूरा एकदम सर्कल बना के खड़े हो। सोचो आप आपके दोस्तों के हाथ पकड़ के सर्कल बना के खड़े हो और एक दोस्त ऐसे 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 हिलना चालू करता है। खुद सोचो कि सभी के सभी दोस्त जो है एक सर्कल में खड़े हैं हाथ पकड़ के, और फिर अचानक से कोई मतलब एक दोस्त ऐसे ऐसे शुरू करता है तो दूसरा दोस्त भी ऐसे 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 होगा और ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएंगे, जो बेटा इनके जो बंध होते हैं दोनों के जो हाथ है वो छूट जाएंगे, और जैसे ही हाथ छूटे मतलब कि बंध टूटे तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। और जब आकर्षण बल कमजोर हो गया मतलब कि क्या हो गया बेटा, इनके बीच का जो प्रेम प्रसंग था, इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, इनके बीच के जो बंध बने थे, जो इतना प्यारा बंध था, वो क्या होगा, टूट जाता है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ करके ज्यादा फ्री हो जाता है और बहुत ही स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है अपने पास में कि जब हमने क्या करी, एक्स्ट्रा ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद में क्या होगा बेटा, कणों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ और वृद्धि हो गई तो आकर्षण बल क्षीण हो जाएगा। और हमको पता है कि जब जब आकर्षण बल कमजोर होता है तब तब वह वस्तु द्रव रूप में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि द्रवों के अंदर ही गुण होता है, आकर्षण बल कमजोर होता है। द्रवों में क्या होता है, आकर्षण बल कमजोर होता है, यानी कि जो बर्फ पहले ठोस था उष्मा लेकर के पानी में बदल जाता है ना। और जिस तापमान पर ऐसा होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बेटा याद रखिए, गलनांक की परिभाषा कई बार पेपर में पूछी जाती है। एक सिंपल सी 4 शब्द की परिभाषा बेटा लिख लीजिए, है ना, और वो परिभाषा है गलनांक की। बच्चा ये आपको पेपर में कई बार पूछा जा सकता है कि किसी भी पदार्थ का गलनांक क्या होता है। तो गलनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ अपनी अवस्था ठोस से परिवर्तित कर द्रव में बदल जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या होता है बेटा, ये कहलाता है उस पदार्थ का गलनांक, है ना। अब एक बेटा सिंपल सी चीज होती है, तो गलनांक क्या होता है, गलनांक ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच की आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इसका मतलब समझो बेटा, ये नोट पॉइंट है, सबको ये नोट पॉइंट लिख लेना है। ये नोट क्यों है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ठोस का गलनांक, जैसे कि मान लीजिए आपको बता दूं, हमारी जो बर्फ होती है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जो बर्फ होती है बेटा, आपको पता होगा बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ठोस रूप में होती है।
ठीक है। और जैसे ही आप इसे ऊष्मा देते हो तो ये क्या होती है बेटा, जैसे ही इसका तापमान आप मान लीजिए कि 40 मतलब मान लो कि 20 भी ज़्यादा हो गया, मैं बोल रही हूँ कि बेटा 10 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर होता है, 10 भी ज़्यादा बोल दिया, 4 डिग्री सेल्सियस से जब भी ज़्यादा होता है बेटा, तो आपकी जो बर्फ़ होती है ना वो द्रव रूप में कन्वर्ट होने लगती है। तो क्या होता है बेटा कि जब भी यह द्रव रूप में बदल रही है तो क्या होता है, वह एक तापमान पर बदलती है। अभी हमने बात करी ना कि क्या होता है कि जब हमारी बर्फ ठोस थी तो ठोस से द्रव रूप में कन्वर्ट होने पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर तापमान चाहिए होता है। इसको क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर तापमान चाहिए होता है, एक तापमान पर ये क्या होती है, द्रव रूप में बदलती है। तो बेटा अगर मान लीजिए कोई ठोस वस्तु जो है उसका बॉन्ड, उसकी आकर्षण बल की सामर्थ्यता, यानी कि वो कितना मजबूती से बंधा हुआ है, वो हमें बताता है उसका गलनांक। यानी कि जिस पदार्थ का गलनांक ज्यादा है, यानी उसके पिघलने का तापमान जितना ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। जैसे कि तुम लोग टंगस्टन का नाम सुना होगा, तुमने एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम घर के बर्तन होते हैं ना, लोहे को देखा है तुम लोगों ने, है ना। तो बेटा लोहा, टंगस्टन और आपका एल्यूमिनियम, ये सभी पदार्थ जो है वो लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस के पार जाने के बाद पिघलते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या बोला मैंने ये बोला जैसे लोहा हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक 1800 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 2100 डिग्री सेल्सियस, है ना, इतना ज्यादा होता है। सोच लीजिए आप कि लोहा जो है वो कब पिघलता है, जब उसका तापमान बेटा लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तब वो नरम होना शुरू होता है। कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम बात कर रहे हैं अभी बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी भाप में बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदल जाता है बेटा। क्या होता है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है। मतलब पानी के बीच का जो आकर्षण बल होता है इतना प्रबल नहीं होता, क्योंकि उसका गलनांक कम है। उसका बेटा गलनांक क्या होता है, गलनांक इसको आप बोल सकते हो बेटा, गलनांक नहीं, इसको आप बोलिए कि हमारे पास में जो बर्फ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होती है, और द्रव रूप में मान लीजिए कि वो चली जाती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस से। वो जैसे जैसे बढ़ता है हमारा तापमान, वैसे वैसे वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होने लगती है। तो बेटा द्रव रूप में बदलने के लिए उसको 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान ज़रूरी होता है, और इससे ज़्यादा तापमान पर बेटा वो हल्की हल्की पिघलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और 10 डिग्री पर आकर के ये पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो बच्चा कहने का मतलब ये है कि देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो पानी बन गया। तो एक बात बताओ मुझको कि ये तो बहुत कम तापमान है, इसका मतलब यह है बेटा कि पानी या बर्फ का जो सामर्थ्य है, या बेटा जो बर्फ के बीच का जो आकर्षण बल है, या पानी के कणों के बीच, है ना, पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल उतना अधिक सामर्थ्य नहीं है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि पानी के कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसका सामर्थ्य बहुत कम होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने एक बात तो सीखी कि हमारे पास में जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये ऐसे पदार्थ है जिनके बीच में बेटा जो गलनांक होता है इनका बहुत हाई होता है। मतलब आप सोच लीजिए इनका गलनांक ही इतना अधिक होता है तो क्वथनांक कितना ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो ये सब सोचने वाली बात है बच्चा कि हमारे पास में कोई भी ठोस जब वो द्रव रूप में कन्वर्ट होता है और द्रव से वह गैस में बदलता है तो एक पर्टिकुलर तापमान होता है। हर किसी का क्या होता है, एक तापमान होता है जिस पर वो चेंज होता है, अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। तो कितना ज़्यादा हो सकता है सोना और चांदी के लिए, जबकि बर्फ जो है या पानी जो है बेटा, तो पानी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है वो कैसा होता है, काफी कम होता है। सिंपल।
चलिए अब बात करते हैं बेटा कि तापमान का मापन कैसे करते हैं। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये बात पता है, हमारे बच्चों को ये नहीं पता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो तापमान को बेटा 3 पैमानों पर मापा जाता है। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है बच्चा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरे नंबर पर आता है बेटा केल्विन ताप। ये अपने पास में 3 तापमान होते हैं, ठीक है, केल्विन ताप, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। इसे दर्शाया जाता है एक O के नीचे C, इसे इस तरीके से और इसे कैपिटल K से। तो बच्चा होता क्या है, आप सभी के पास में अलग अलग मतलब अलग अलग रूपों में आपको मान दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मान लीजिए अगर आपसे किसी ने बोला कि मेरे पास में बर्फ जो है वो कितने पर जमता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं बर्फ का बेटा, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में जो बर्फ होती है वो कितने पर जम जाती है बेटा, जो बर्फ होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, जमना प्रारंभ हो जाती है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वह प्रारंभ हो जाती है या बेटा वो जम जाती है। पर आपको बता दूं 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक पैमाना है जहां पर हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम मापन करते हैं तापमान का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन ताप का प्रचलन होता है। तो बच्चों जब भी हमें क्या करना होता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होता है, तो जो भी सेल्सियस का मान है बेटा उसमें हमें क्या करना है, 9/5 का गुना करना होता है। याद रखिए बच्चा, जो भी आपके पास में तापमान होता है, जो भी XYZ जो भी है बेटा, उसमें क्या करना होता है, आपको 9/5 का गुना करके 32 जोड़ना होता है, ठीक है। तो आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन होता है एक, उसको फॉलो करना होता है। और केल्विन ताप जो होता है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है बेटा आपका 273 केल्विन, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दैट कि जब भी हमें क्या करना होता है, सेल्सियस से केल्विन ताप में परिवर्तन करना होता है, तो याद रखिए हमेशा हमें क्या करना होता है बेटा, जो भी डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू होता है उसमें 273 को जोड़ना होता है, तो हमें केल्विन ताप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है, केल्विन ताप प्राप्त हो जाता है। ओके, समझ गए? यहाँ पर नहीं समझे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तापमान बेटा 3 स्केल पे मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन ताप। केल्विन ताप का ही प्रयोग किया जाता है, आपकी किताबों में हर जगह आपको केल्विन ताप का ही प्रयोग बताया जाएगा। कोई भी आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बात करते हुए नहीं दिखेगा। पर याद रखो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना कि केल्विन ताप क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है। कोई भी इनको देखकर डरेगा नहीं, ठीक है ना। बस आपको ये याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस कैसे बदलना होता है। तो जब भी बेटा आपको कोई तापमान दिया जाता है तो उसमें हमेशा आपको, मान लीजिए कोई तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, उसमें आपको हमेशा 273 जोड़ देना है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका केल्विन ताप होता है। ओके, चलो भाई यहाँ पे आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये बिल्कुल बेसिक था, इसको समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो अगले टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे विथ रीज़न कि ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग एक चीज़ और समझने वाले हैं और उसका नाम होता है ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चा, तो आपको एक और टर्म समझ में आएंगी जिसे हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इसके बिना आप लोग इसे नहीं समझ पाते हो, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए और आपके लिए भी। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ में रहेगी। और ये क्या है बच्चा, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और एक बच्चा आपको संकलन बता देते हैं।
संगलन क्या होता है? गलने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे संगलन कहा जाता है। इतना आज की क्लास के लिए इनफ था। कल हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है बेटा। चलिए इसे कल की क्लास में समझते हैं। ओके, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी या एंड शब्बा खैर।